बेतवा नदी, जिनका विवरण हमें ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। कभी पांडवों को अपने किनारे आश्रय दिया तो कभी मालवा, बुंदेलखंड और उत्तर भारत को जलमार्ग देकर उनके व्यापार का माध्यम बनी। विदिशा की आत्मा और हम सभी विदिशा वासियों की मैया बेतवा मैया, उसी बेतवा मैया के किनारे से मैं दीपक रघुवंशी अपने कैमरामैन अभय जैन के साथ स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड के आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शरद शर्मा और डॉक्टर प्रिंस जैन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू दीपक। खिलखिलाती मुस्कुराहट ना केवल हमारी चेहरे की खूबसूरती बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बताती है। उस खिलखिलाती मुस्कान के पीछे होते हैं हमारे दांत, और उन दांतों को स्वस्थ रखते हैं हमारे डेंटिस्ट। ने बिल्कुल सही कहा। एक अच्छी मुस्कान के लिए अच्छे दांतों और स्वस्थ दांतों का होना बहुत जरूरी है, और इन्हीं स्वस्थ दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मैं पिछले 10 सालों से विदिशा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धन्यवाद दीपक जी। मैं डॉक्टर प्रिंस जैन विदिशा में पिछले 15 सालों से डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन भी पेरियोडोंटिक्स और इम्प्लांटोलॉजी में है, जिसमें हम मसूड़ों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और उम्मीद है कि आज के इस टॉक शो में हम दांत और मसूड़ों से संबंधित बहुत सारे जो लोगों में मिथ्स हैं उन सब से पर्दा हटाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आज लोगों को देंगे। देखिए, हमने दांत शब्द यूज किया था, आपने एक मसूड़ा शब्द और भी यूज किया, तो बेसिकली हम आज पूरी ओरल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए इस बातचीत का दौर को हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अगर हम इंसान का जीवन डिवाइड करें तो 3 पार्ट में हम उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। उसका बचपन, एक उसकी जवानी और एक उसका बुढ़ापा। शुरुआत करते हैं हम बचपन से। शुरुआत करते हैं हम नए बच्चे से जिसकी उम्र 6 महीने ही है। उसकी शुरुआत कैसे उसका टूथ का, गम का केयर होना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए? आपका दांतों की केयर बचपन से ही होनी चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती दांत होते हैं जो 6 महीने की एज से आना शुरू होते हैं, जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, यदि हम उनकी प्रॉपर केयर करेंगे तभी जाके आगे जो परमानेंट टीथ हैं वो बेहतर तरीके से इरप्ट हो पाएंगे। क्या तरीके हैं सर इसके? सबसे पहला तरीका है कि हम अपने ओरल हाइजीन यानी अपने मुंह की सफाई का ध्यान रखें। ओरल हाइजीन के लिए उस जो 6 महीने से 2 साल तक की एज होती है उसमें, और बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं और खुद अपने हाथों से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, तो उस समय ये पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के मुंह की सफाई करें। वो जब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या जब भी कुछ फूड इनटेक हो, उसके बाद अपने साफ उंगली से उसके मसूड़ों को साफ करें। और 2 साल के बाद से फिर हम टूथब्रश इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, पहली शुरुआत बच्चे की 2 साल के बाद। हाँ। किस तरह का टूथब्रश लेना चाहिए एक बच्चे को, या पेरेंट्स को दिलवाना चाहिए? बच्चों के लिए स्मॉलर हेड साइज, मतलब छोटा हेड वाले ब्रशेस अलग से आते हैं, जैसे हम पीडो ब्रशेस बोलते हैं, तो वो वाले पीडो ब्रशेस बच्चों के लिए एडवाइजेबल होते हैं। और 3 साल तक हम बिना किसी टूथपेस्ट के नॉर्मल ब्रश से हम सफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तक हमें डर होता है कि बच्चा कोई टूथपेस्ट कहीं स्वेलो ना कर ले, निगल ना ले, उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे होते हैं। और 3 साल के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो 3 साल की एज के बाद से हम टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ब्रश के साथ। तो जैसे हम ब्रश सिलेक्ट कर रहे थे, अब जो टूथपेस्ट ले रहे हैं तो क्या कुछ पर्टिकुलर टूथपेस्ट आते हैं? बिल्कुल। किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें टूथपेस्ट लेते समय, क्योंकि बाजार में तो सब तरह के बच्चों के भी टूथपेस्ट मिलते हैं? बिल्कुल। बच्चों के टूथपेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपोनेंट है तो वो फ्लोराइड। अच्छा। बच्चों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड बहुत महत्वपूर्ण है, और फ्लोराइड की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीडो पर्पस से स्पेशल कुछ टूथपेस्ट आते हैं जिन्हें हम फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट बोलते हैं। कई सारे कमर्शियल ब्रांड्स हैं, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा उनका। और फ्लोराइड का बेसिकली रोल है कि दांतों की जो सड़न है, जो डिके है, उसको रोकता है फ्लोराइड, और रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चों के दांतों की सड़न को भी रोका जा सकता है, और उन्हें जो डैमेज हो गए उनको रीमिनरलाइज भी किया जा सकता है। आपने जैसे कहा दूध के दांत, जी, इनका कब तक टूटना और नए दांतों का आना कब तक ये सफर चलता है ये वाला? दूध के दांत या मिल्क टीथ का आने का जो सिलसिला है वो 6 महीने से शुरू हो जाता है, और 12 साल की एज तक दूध के दांत आके पूरे गिर भी चुके होते हैं। तो कंप्लीट 12 साल की एज में हम देखते हैं कि पूरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और जैसे अब एक
टीनेज तक आप बच्चा पहुंच गया, तो टीनेज में कहूँगा 12 साल के बाद क्या स्पेशल टीथ केयर रखनी चाहिए हमको अपनी ओरल हेल्थ बढ़िया रखने के लिए? जैसा सर ने बताया कि बच्चों की ओरल हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, तो उनको ब्रशिंग सिखाना चाहिए। जब 6 साल से 12 साल के बीच में रहते हैं तो बच्चा वो सीख चुका है। जैसे ही आप टीन एज में आ रहे होते हैं तो वो टीन एज एक्चुअली एक हैबिट फॉर्मिंग हो रही होती है। कुछ अच्छी आदतें भी डल रही होती हैं, कुछ गलत आदत भी डल रही है। बच्चे स्कूल्स में आ रहे होते हैं, कॉलेजेस में आ रहे होते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ अलग आदतें भी डल रही होती है। कुछ टीनेज बच्चों में माल फंक्शन होता है, टीथ का मिसअलाइनमेंट होता है, जिसमें ब्रेसेस लगे रहते हैं, तो उसमें एक हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस हाइजीन को मेंटेन करने के लिए मोस्टली 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग और रात में सोने से पहले। एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि दांतों के बीच की इंटरडेंटल क्लीनिंग होना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम डेंटल फ्लॉसिंग बोलते हैं। और एक और पार्ट होता है कि जो टंग क्लीनिंग होती है वो भी आपकी ओरल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग क्लीन, जितना आप इंपॉर्टेंट ब्रशिंग में ध्यान देते हैं, उतना ही आपको टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देना होता है। अब जैसे चलिए हम अभी तक उस एज में हैं जब हमारे दांत भी परमानेंट आ चुके हैं, यहाँ वहाँ हुए तो ब्रशेस का भी हमने यूज कर लिया। अब लेकिन जब वो 24-25 साल तक पहुंचता है तो कुछ अच्छी और कुछ गलत आदतें भी उसके साथ जुड़ती हैं, कुछ स्मोकिंग, टोबैको। फिर उनका ध्यान किस तरीके से रखा जाता है अगर ये आदतें भी जुड़ी जाती है इंसान के साथ? टोबैको और स्मोकिंग हो गया, ये किसी भी तरीके से इनको आप ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर ही नहीं सकते अगर आप इसमें किसी भी तरीके से इंक्लूडेड है। तो यंग जनरेशन के लिए तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप इससे दूर ही रहें। और ओरल हाइजीन मेंटेन करने में टोबैको, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप उससे कभी भी अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करें। अगर आप अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी आगे की प्रॉब्लम भी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर इश्यूज होते हैं, काफी अच्छी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। चलिए अब जैसे टीनेज में तो एक व्यक्ति ने टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल सभी के मजे लिए, लेकिन जब बूढ़ा होता जाता है तो इनके अब इम्पैक्ट आते हैं। अब वो कुछ बीमारियों से घिरता है, कभी डायबिटीज, कभी ब्लड प्रेशर। अब उन लोगों को किस तरीके से अपना टीथ केयर करना चाहिए कि जब आप एक ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं और कुछ बीमारियों के साथ ही पहुंच चुके? बेसिकली जो ओरल और डेंटल हेल्थ है उसका सीधा संबंध आपके सिस्टमिक हेल्थ से है। मतलब आपकी ओवरऑल जो बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं उनका कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन आपके मुंह और दांतों में देखने मिलता है। जैसे कि डायबिटीज की आपने बात करी, जिसको हम हिंदी में मधुमेह या शुगर कहते हैं। तो डायबिटीज बहुत कॉमन एक कंडीशन है जिसमें हमारे जो मसूड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं। आम तौर पर आम भाषा में अपन बात करें तो मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। और मसूड़े का बेसिकली फंक्शन है, मसूड़े दांतों को होल्ड करके रखते हैं। तो डायबिटीज में वो जो कोलेजन फाइबर्स हैं जो दांतों को होल्ड करके रखते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। तो असमय ही दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो उसका असर आपका बिल्कुल। तो सर इसे ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए? ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंडीशंस में बहुत सारे मेडिकेशंस भी चलते हैं, जो मेडिकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी गम्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो इन केसेस में ओरल हाइजीन एक अच्छे से मेंटेन करने का एक बेसिक रूल तो यही है कि आपको दोनों टाइम ब्रश करना है और उसको क्लीन करना है और डेंटल फ्लॉस करना है। लेकिन जब आप एक एज पे पहुंच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही होती है। तो उसके लिए आपको एक रेगुलर डेंटल चेकअप कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन अगर आप प्रिकॉशनरी हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराते हैं तो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी या उससे कोई बड़े क्लॉसेस हो रहे होंगे तो उसको कवर अप किया जाता है। कितनी एज के बाद एक रेगुलर डेंटल चेकअप जो महीनों बाद होता है वो होना चाहिए? टीन एज में भी आप डेंटल चेकअप को आप एक ओवरऑल बॉडी चेकअप समझिए। जिस तरीके से आप समय समय पर अपने लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल कराते हैं, वैसा ही आपको हर 4 से 5-6 महीने में आपको एक ओरल हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए। टीन एज में भी आप जो डाइट है, दांतों का खराब होने का कारण सिर्फ तंबाकू और स्मोकिंग नहीं होता। आपका बहुत ज्यादा मीठा खाना, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं करना, कुछ आप गलत नहीं खा रहे हैं लेकिन आप क्लीनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जब आप रेगुलरली चेकअप कराने एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं
तो वो आपको सारी चीजों के लिए अवेयर कराता है। जैसे सर ने भी कहा एक अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस आएगी कहाँ से? अवेयरनेस के लिए आपको उस इंडिविजुअल के पास जाना पड़ेगा, जिस इंडिविजुअल को उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज में। तो हर 6 महीने में हर इंडिविजुअल्स को अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 के बाद से सबको एक रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। इनिशियली अगर कोई कैविटी हो रही है तो आपका जो सब फर्म टूथ है वो बहुत अच्छे से मैनेज होकर बच सकता है। देखिए, अब आपने कही रेगुलर चेकअप कराने चाहिए, पर ज्यादातर लोगों का जब दांत दर्द होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल का दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि डेंटिस्ट के पास जाना एक महंगा सौदा है। क्या सोचते हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। लोगों को मतलब डेंटल हेल्थ को लेकर लोगों का इस सिर्फ ये रहता है कि वो उस समय सिर्फ दर्द को बंद करना चाहते हैं। मतलब उनको सिर्फ एक ही कंप्लेंट पता है कि दर्द, और वो दर्द को मैनेज करने के लिए वो उपाय ढूंढते हैं। यदि वो इस चीज को समझें कि उनको जो डेंटल पेन हो रहा है उसकी सही वजह क्या है और उसका सही ट्रीटमेंट क्या है, तो वो सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, जो लोगों में भ्रांति है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली से एक भ्रांति है। डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगे हो सकते हैं, लेकिन उनको महंगा आप ही बनाते हैं समय पर डेंटिस्ट से ना मिलकर। यदि आप समय पर डेंटिस्ट से मिले तो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, जैसे हम बचाव के उपचार कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि फिलिंग्स वगैरह से आपको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड स्टेज पर जाएंगे डेंटिस्ट के पास तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आपके दांत को निकालना पड़े, या फिर आपके नए फिक्स दांत का डॉक्टर नेग्लिजेंस एक बहुत बड़ा कारण रहता है। हम उसको खराब होने देते हैं, और जब तक वो लास्ट स्टेज पे नहीं आता है, जब तक कोई दवा आप काम करना बंद कर दिए, तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारी शिकायत होती है कि भाई डेंटिस्ट ट्रीटमेंट बहुत महंगी। यस। एक मैं इसको आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि इनिशियली जब भी पेशेंट को दर्द होता है तो मेडिकल पे जाता है, पेन किलर भी लेता है। और अभी काफी सारे केसेस में जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट दिख रहा हूँ, तो कभी कभी तो वो एंटीबायोटिक भी खुद ही मेडिकल से लेके आ अपने से ही लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ यही एक सजेशन देना चाहूंगा अब सारे पेशेंट्स को कि आपका शरीर कोई लैब नहीं, जो आप इंडिविजुअली कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि किसी भी फील्ड में आप किसी भी फील्ड में लेते हैं कि स्पेशलाइज से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तभी आपको मेहनत मिलती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। दांत से जुड़ी हुई ऐसी 3 गलतियां जो हम डेली कर रहे हैं और हमें तुरंत बंद करना है। सबसे पहले है फॉल्टी टूथ ब्रशिंग। गलत तरीके से ब्रश करना। गलत तरीका का मतलब है ज्यादा देर तक ब्रश करना। कई लोगों को आपने ऑब्जर्व करा होगा कि वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया उन्होंने और तब तक ब्रश ही चल रहा है उनका, तो बहुत इंजूरियस है। आइडियली 1 से 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और कुछ टेक्निक भी होती है, टेक्निक होती है, प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, और जिसमें सबसे कॉमन टेक्निक जो फॉल्टी टेक्निक है जो हिंदुस्तान की 90% आबादी कर रही है वो है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, और वो भी पूरे प्रेशर के साथ, उससे दांतों में कटाव हो जाता है जिसको हम सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। तो सबसे दिन की शुरुआत जो होती है वही फॉल्टी हैबिट से करते हैं। हाँ। दूसरी गलती कई नहीं, मैं ऑलमोस्ट बहुत से जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैंने कई लोगों से बात की है, जब मैं उनसे पूछता हूं तो बहुत से लोग खाना खाने के बाद कभी भी गार्गल या अपन हिंदी में जैसे कुल्ला बोलते हैं वो नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो शुगर इंटेक भी होता है, उसमें शुगर खासकर बच्चों में ज्यादा समस्या ज्यादा हो रही होती है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप गार्गल जरूर करें खाना खाने का। तीसरी गलती, और तीसरी और सबसे आखिरी गलती है डॉक्टर गूगल के पास जाना, ना कि आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास। यदि आप डेंटिस्ट के पास चले गए तो आधी समस्या वैसे ही हल हो जाएंगी। वहीं सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली गूगल क्या है, जानकारी देता है, समझदारी और इलाज नहीं देता है। चलिए देखिए, अभी की बातचीत में हमने जिक्र किया था गूगल बाबा का, जो कि बहुत लोगों के डॉक्टर बने हुए हैं। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। एक डेंटल केयर के लिए हम अपने इस मिथ बस्टर्स में आज उन मिथ्स को क्रैक करेंगे। शुरुआत करेंगे हम अपने पहले मिथ से। क्या टीथ वाइटनिंग कराने से दांत कमजोर होते हैं? तो देखिए, यदि ये जितने भी जो ट्रीटमेंट्स हैं, टीथ वाइटनिंग के जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है और एविडेंस बेस्ड है। जरूरी है कि हम किसी प्रोफेशनल या किसी डेंटिस्ट से अगर हम वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं है। आपको बता दूं कि ब्लीचिंग में जो केमिकल यूज होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बोमाइड पेरोक्साइड यूज होता है, जो कि सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन उसके भी
यस एंड नोज हैं, उसको कैसे करना है, कब करना है। सो इट्स ऑल कि आप गूगल से उठकर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और लेट द डेंटिस्ट डिसाइड कि आपके लिए क्या बेस्ट है। पहला बहुत बड़ा मिथ है, टीथ वाइटनिंग से कभी भी आपके दांत कमजोर नहीं होते हैं। चलते हैं दूसरे मिथ की ओर। क्या चाय कॉफी पीने से दांत में पीलापन आता है? किसी भी चीज को किसी भी लिमिटेशन में किया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक ओवर एक्सेसिव जो लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो कुछ स्टेन्स आते हैं, और जो स्टेन्स आते हैं वो आपकी दांत की जो ऊपरी परत होती है इनेमल, उसको किसी भी उसको कमजोर कर रहा है उसमें, तो वो आपकी सेंसिटिविटी क्रिएट कर। तो कोई भी काम, इवन कोल्ड ड्रिंक्स भी, चाय कॉफी, कोई भी पेय पदार्थ अगर एक लिमिट से ज्यादा लिया जाएगा तो वो आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है। चाय कॉफी पीते रहिए पर थोड़ा लिमिट में पीजिए, दांत भी स्वस्थ रहेंगे आपके। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, क्या दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी चली जाती है क्या? बहुत आम सवाल है लोगों का ये, और पेशेंट आए होंगे जो आपके काफी पास? पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि इससे मेरी आंखों की रोशनी कमजोर तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 100% ये एक मिथ है और इसका सच्चाई से कोई रास्ता नहीं है। दांतों का आंखों की रोशनी से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ऐसा रीजन लगता है, काफी पेशेंट से इंटरेक्ट करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि दांत निकलना और आंखों की नर्व्स वगैरह जो सेम पॉइंट पे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा दांत और आंखों की नर्व सप्लाई दोनों तरीके से अलग है। एक बार क्या हुआ था कि एक बूढ़ी औरत थी एक गांव में, उनसे मैंने कहा कि आपके दांतों में दर्द हो रहा है, इसको आप निकलवा लीजिए। और उनका कहना था कि बेटा मेरे को एक आंख से वैसे ही कम दिखता है, मैं ये निकलवा लूंगी तो मुझे दूसरी आंख से भी कम दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ। और मैं आपको बता दूं, जैसी आपकी मान्यता होती है चीजें आपके साथ वैसे ही घटने लगती हैं। तो यदि किसी के अंदर स्ट्रांग बिलीफ है ये कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है, तो अगर वो दांत निकलवाएगा तो उसके बिलीफ सिस्टम के कारण हो सकता है कि उसको कम दिखने लगे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप इसको माने तो ऐसी बातें कई अपने बुजुर्गों से ही सुनी होंगी, जी बिल्कुल। तो शायद मुझे ऐसा लगता है उस एज में आके वैसे ही आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो इतना ज्यादा डेंटिस्ट्री अब पूरी तरह सेफ है और बहुत ज्यादा उच्च तकनीक के साथ डेंटिस्ट्री अब की जा रही है, और किसी भी तरह का इसमें किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी खतरा नहीं है। एक स्पेशलाइज्ड एक प्रोफेशनल के थ्रू किया जाए तो बहुत अच्छा और बहुत बेटर ऑप्शन है डेंटिस्ट। हर ट्रीटमेंट में आपको एक अच्छे से अच्छी सुविधा मिलती है। तो जितने भी बूढ़े या यंग लोग हैं जिनको अपने दांत निकलवाने, वो निकलवा सकते हैं। बिल्कुल भी इस भ्रांति में ना फंसें कि आपके दांत निकलवाने से आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ लोगों को सुझाव दिया, भैया आपके दांत में दर्द हो रहा है, टोबैको क्यों नहीं खा लेते हो, उससे आपका दांत दर्द कम हो जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है? और देखिए, जो टोबैको है या तंबाकू, उसके अंदर निकोटीन होता है, और निकोटीन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो जो खून की नस है उनको चोक करता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं, खून की नसों को सिकुड़ने का काम करता है। तो कुछ समय के लिए जब हम टोबैको लेते हैं, ओरल इनटेक करते हैं, तो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के जो ब्लड सप्लाई है वो वहां पर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़न आती है। उस कारण से लोगों को जो दर्द का जो परसेप्शन है, जो दर्द का उनका एहसास है, वो कम हो जाता है उस समय के लिए। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो नुकसान या जो पैथोलॉजी अंदर चल रही है वो रुक गई है। तो इट्स लाइक कि आपने कुछ ऊपर से पर्दा डाल दिया हो, पर्दा डाल है ना, दिया, तो अंदर समस्या आपको वैसी एहसास नहीं होगा, लेकिन खतरा तो अभी भी है। मतलब अंदर को पूरे आपने खतरे में डाल दिया है, और Obviously. ऊपर के जो थोड़ा सा जो उसमें प्लेजर दिया या आपको जो दांत दर्द में थोड़ी सी राहत दी, उससे आप खुश हो गए। खतरा डाल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है आपने खतरा बढ़ा लिया है। जो टोबैको आप किसी भी फॉर्म में आप किसी भी चीज के लिए ओरली उसको यूज करेंगे तो वो तो आपकी समस्या को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है वो एज इट इज रहने वाली है, और उसके साथ साथ आप और मल्टीपल प्रॉब्लम्स को घेर लेंगे। अब आप कैंसर को और इनवाइट कर रहे हैं साथ में। लोगों का मानना है रूट कैनल जो ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, कितनी सच्चाई है इसके पीछे? ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांतों का इन्फेक्शन बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुका है, आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो चुकी रहती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितना पेशेंट अपने ट्रीटमेंट से पहले पेन फील कर रहा है, उससे कम ही उसमें फील होता है। लेकिन आजकल बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशंस हो गए हैं, और इनिशियल जो सिटिंग्स होती हैं वो लोकल एनेस्थीसिया दे के दी जाती है। 1 से 2 दिन
माइल्ड पेन रहता है लेकिन अनबेरेबल नहीं रहता, और वो ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सेफ होता है, तो उसमें अनबेरेबल पेन तो नहीं होता है उसका। बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ट्रूथ सेविंग, दांत को बचाने वाला बेस्ट ट्रीटमेंट है। Best treatment। यदि आप अपने सड़े हुए दांत को बचाना चाहते हैं तो जल्दी डेंटिस्ट को अप्रोच करें, और अगर आपके दांत को बचाया जा सकता है तो वो सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही बचाया जा सकता है। तो दांतों को अगर बचाना है तो थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा, इतना पेनफुल नहीं है, पर आपके दांत बच जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट। Definitely। चलिए, जैसे एक व्यक्ति टूथपेस्ट और टंग क्लीनर का यूज करता है, उसके लिए माउथ वॉश कितना जरूरी है? माउथ वॉश यूज करने का कॉल भी एक डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही डिसाइड होता है। आपको माउथ वॉश की जरूरत है या नहीं, इट डिपेंड्स कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, आपके मुंह की सफाई का जो आपका मेंटेनेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अगर किसी भी कारण से आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है, किसी भी कारण से आपके दांतों के बीच में जो अन्न है वो फंस रहा है, फूड लॉजमेंट है, तो डेंटिस्ट आपको एक माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करेगा। और माउथ वॉश कभी भी ओटीसी यानी कि मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, डेंटिस्ट ही इस बात का निर्णय लेगा। हमेशा एड्स में देखते हैं, बहुत फैंसी एड होते हैं, हाँ। हमें लगता है कि यार ये टूथपेस्ट में कुछ गलती कर रहा हूँ, ब्रश पेस्ट क्या कर रहा हूँ, माउथ वॉश ही करूँ यार। नहीं, टूथब्रश का सब्स्टिट्यूट माउथ वॉश नहीं कभी भी नहीं हो कभी भी टूथपेस्ट अलग है और माउथ वॉश अलग है। माउथ वॉश एक एसेसरी है जो आपके ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करती है, लेकिन वो मेंटेन अकेले नहीं कर सकती। माउथ वॉश अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है, सेंसिटिविटी में दिया जाता है, ओरल बैक्टीरिया हो रहा है, ओरल इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभी टॉन्सिलर इन्फेक्शंस में भी दिया जाता है, लेकिन वो उसको एज ए एसेसरी ही समझें। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने जाना कि माउथ वॉश टूथपेस्ट टूथब्रश का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो जरूरी है तब जब आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करे, आपको सजेस्ट करे, ना कि आपको अपने मन से जाके खरीदना हो। तो आज की इस बातचीत से हमने दांतों की बहुत सारी जानकारी ली और बहुत सारी अपनी गलतफहमियां भी दूर करी। पर मैं एक लाइटर नोट पे एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो आज हमारे साथ डेंटिस्ट प्रिंस जैन जो मौजूद हैं, वो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। तो शो का समापन तो हम उनके गाने के साथ जरूर करेंगे। एक बढ़िया सा गाना हो जाए। बारिश का मौसम है, बिल्कुल कुछ उसी तर्ज पर बेतवा किनारे बैठे हुए हैं। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, जब घुंघरुओं सी बजती हो बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे, जब घुंघरुओं सी बजती हो बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे। थैंक यू। बहुत बहुत आप सर गलत करियर में तो नहीं आ रहे क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं। एक अच्छा ऑप्शन रख रखा है सर ने। हाँ, बैकअप में। तो दोस्तों, आज की बातचीत में हमने सीखा कि दांत केवल हमारी मुस्कान के लिए ही नहीं है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हमने सीखा कि रेगुलर चेकअप्स, प्रॉपर ब्रशिंग और थोड़ी सी अवेयरनेस से आप अपनी ओरल हेल्थ को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं और पेन फ्री भी रख सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी लेकर आएंगे हम अपने अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। मिलेंगे आपसे पीपल ऑफ विदिशा के अगले एपिसोड में। सी यू।